हमारा आज का टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है बनाएंगे कि पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है रेनेसा, जिसका अर्थ होता है पुनः जागना। वास्तव में पुनर्जागरण क्या होता है? कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति होना ही पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण सबसे पहले इटली में आया था। ये 14वीं-15वीं शताब्दी सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में आया था, क्योंकि वे रोमन साम्राज्य का राजधानी नगर था। सकते हैं कि यहाँ का जो पोप था वो यूरोप महाद्वीप का ईसाई धर्म का धर्माधिकारी माना जाया करता था। तीसरा, इसकी भौगोलिक स्थिति भी कह सकते हैं हम कि ये समुद्र के जो भूमध्य सागर था इसके बीच में स्थित थी और व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी, जिसके कारण इटली में क्या आया था? पुनर्जागरण पहले आया था। एक और कह सकते हैं कि इटली में जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय, सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, जिसके कारण भी क्या हुआ था? इटली में पुनर्जागरण आया था। अब जागरण काल में कला में, साहित्य में, विज्ञान में उन्नति हुई थी। तो इस लेसन में हम जो है ना कुछ साहित्यकारों को पढ़ेंगे, कुछ चित्रकारों को और कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर का नोट कर लो इसको कि पेट्रॉक कौन था? तो पुनर्जागरण का पिता। पेट्रॉक को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। ये इटली का रहने वाला था। फ्लोरेंस में इसका जन्म हुआ था। बोलोनिया विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और ये जो है एक मानव व साहित्यकार था और इसने एक लोरा नामक एक महिला से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी याद में इसने बहुत सी कविताएं लिखी थी, जिसके कारण 1341 ईस्वी में रोम में इसको राजकवि की उपाधि मिली थी। तो ये आ जाए, पेट्रॉक कौन था? तो पुनर्जागरण का पिता। दूसरा, ये एक साहित्यकार था। इसका जन्म इटली में हुआ था। इसको राजकवि की उपाधि दी था। लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी एक इंजीनियर, वैज्ञानिक, मूर्तिकार और संगीतकार, बहुमुखी प्रतिभा का धनी होगा ना, इसको सभी चीज़ों का ज्ञान है। तो ये क्या है? एक ये इंजीनियर भी है, वैज्ञानिक भी है, मूर्तिकार भी है और संगीतकार भी है। और ये जो ना चित्रकारी के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। इसके दो महत्वपूर्ण चित्र थे, एक था मोनालिसा और दूसरा था द लास्ट सपर। मोनालिसा चित्र जो था ये एक महिला का चित्र था। अपनी मधुर मुस्कान, इसके एक चित्र में ही दो भंगिमाएं अलग अलग दिखाई गई थी। यह चित्र अपनी मधुर मुस्कान के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। और द लास्ट सपर में इसने ईसा मसीह को अंतिम भोज दर्शाया था, यानी जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाए जाने ले जा रहे थे तो उससे पहले जो उसने भोज किया था उसको इस चित्र में दिखाया था। तो इसका लियोनार्डो दा विंसी के दो चित्र थे, एक तो कौन सा है? मोनालिसा, और दूसरा कौन सा है? द लास्ट सपर। एक और कहेंगे हम, कोपरनिकस कौन था? कोपरनिकस ये खगोलविद था। ये पोलैंड का एक वैज्ञानिक था। इसने खगोलीय पिंडों की जानकारी सबसे पहले विश्व के सामने रखी थी। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द रिवोल्यूशनिबस। ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस टाइम पर यह माना जाता था कि इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, जिसके कारण इसको अपमान का सामना करना पड़ा था और ये अपने सिद्धांत को प्रूव नहीं कर पाया था। ये कई बार प्रश्न आता है, कोपरनिकसीय क्रांति। तो क्रांति, इसने ऐसी कोई क्रांति नहीं की थी। कोपरनिकसीय क्रांति वास्तव में क्या था? खगोलीय पिंडों की जानकारी से संबंधित थी। कोपरनिकस ने ये दी थी। सबसे पहले इसने ये बताया था कि सभी जो आकाशीय पिंड हैं यानी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। खगोलविद था, एक वैज्ञानिक था। इसने कोपरनिकस के सिद्धांत को मान्यता दिलवाई थी और ये बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कोपरनिकस ने बता दिया था। तो उसने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रही है। अंडा, ठीक है, उससे सबसे पहले नहीं पता था कैसे चक्कर लगा रहे हैं ये। तो उसने, केपलर ने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। अगला हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। गैलीली कौन था? ये इटली का एक वैज्ञानिक था। इसने जो है ये बताया था, जो कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया था उसको मान्यता दिलवाई थी कि सभी ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी उपलब्धि गैलीलियो गैलीली की क्या है? इसने दूरबीन का आविष्कार किया था। इस दूरबीन की सहायता से सभी आकाशीय पिंडों को आसानी से और अच्छी प्रकार से देखा जा सकता था। इसने एक किताब लिखी थी, ये किताब ज़रूर याद कर लेना। ये किताब जो थी ये थी दी मोशन। इस किताब में इसने एक शब्द कहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुएं धरती की तरफ आती हैं। एक सिद्धांत और दिया उसने ये सिद्ध किया कि भारी और हल्की
दोनों वस्तुएं एक ही गति से धरती पर गिरती हैं। अब आप तो ये कहोगे कि जी नहीं जी, पहले पत्थर आएगा। अगर एक कागज़ को और एक पत्थर को एक साथ डाला जाए तो पहले कौन सा आएगा? पत्थर। लेकिन ये हमारा मतलब ये हमारे को दिखाई देता है, वास्तव में उसने कहा कि इनकी गति को रोकने वाली हवा है। यदि इनके बीच से हवा को निकाल दिया जाए तो दोनों एक गति से आएंगी। तो ये किसने बताया है? गैलीलियो गैलीली ने। उसने कहा कि भारी और हल्की वस्तुएं एक ही गति से पृथ्वी पर गिरती हैं। अगला प्रश्न जो हो जाएगा इसके अंदर वो हमारा है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन किसने चलाया था और ये क्या था? धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने चलाया था। क्यों चलाया था? रीजन क्या था? कि चर्च में जब कुरीतियाँ आ गई थी, जब पादरियों ने अपना पद बेचना शुरू कर दिया था, जब पादरियों ने स्वर्ग पत्र बेचना शुरू कर दिया था, या उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे हालात में जब इन्होंने स्वर्ग पत्र बेचा तो लोगों का चर्च पर से विश्वास उठने लगा था, तो उन्होंने चर्च का विरोध किया था। तो मार्टिन लूथर ने इसका एक 95 स्थापनाएं लिखी थी और उनमें क्या बताया था कि चर्च ये सिद्ध कर दे जो है, उसने एक धर्म सुधार आंदोलन चलाया है और वो धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। तो अगर आज ये प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसने चलाया है? तो मार्टिन लूथर ने। ठीक है। दूसरा क्यों चलाया है? क्योंकि इसमें चर्च में कुरीतियाँ आ चुकी थी। अगर आ जाए धर्म सुधार आंदोलन चलाने के कारण क्या थे, तो एक तो बता दोगे कि एक तो पोप की शक्तियों पर अंकुश लगा, जीवन में सुधार करना था, राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करना था, चर्च में फैले भ्रष्टाचार का दमन करना था और मनुष्य को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करना था। अब उसने 95 स्थापनाएं क्या थी अगर आ जाए तो बताओगे कि मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई जो स्थापनाएं थी, जो प्रतियां थी, वो क्या कहलाई थी? 95 स्थापनाएं कहलाई थी। इनमें इसने जो थीसिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो इसने इस जो 95 स्थापनाएं लिखी हैं इसकी एक प्रति विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांग दी थी, जिसमें उसने चर्च को शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया था कि वे प्रूव करे कि स्वर्ग पत्र से लोगों को स्वर्ग मिल जाता है। तो इस बात से जो ना वाद विवाद उत्पन्न हो गया था, लेकिन जीत किसकी होती है? लास्ट में मार्टिन लूथर की होती है और ईसाई धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। अगला प्रश्न जो हमारा इसके अंदर से आता है वो हमारा बन जाएगा कि पाप स्वीकारोक्ति पत्र क्या था? पाप स्वीकारोक्ति पत्र चर्च के द्वारा दिया जाया करता था। सेंट पीटर चर्च जो गिरजाघर चर्च थी उसके अधिकारी देते थे। इसके लिए लोगों से धन वसूल करते थे और एक पापी व्यक्ति को भी अगर वो चर्च उस पत्र को स्वीकार कर लेती थी तो उसके पापों से मुक्ति मिल जाती थी, ऐसा दावा क्या अभिप्राय है? मानवतावाद होता है मनुष्य मात्र को महत्व देना। मानवतावाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। अगर आ जाए कहाँ हुई है तो आपने बताना, इटली में और वैसे यूरोप में। और मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो यह है दांते को। जागरण का पिता जो है वो पेट्रोक है और मानवतावाद का पिता दांते है। अगला प्रश्न आ जाएगा इटली के 2 प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से थे? इटली के 2 प्रमुख विश्वविद्यालय पादुआ और बोलोनिया था। ये दोनों विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के विश्वविद्यालय थे, यानी कानून की एजुकेशन दी जाया करती थी इनमें। इसके अलावा इन दोनों में दर्शन शास्त्र की, गणित की और विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। कि इटली के 4 प्रमुख नगर कौन से थे? तो 2 तो अभी बताए हैं, एक तो पादुआ है, बोलोनिया है, वेनिस है, फ्लोरेंस और जेनेवा। एक रोम। माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार और चित्रकार था। इसने दीपाइटा नामक एक मूर्ति बनाई थी। दीपाइटा में इसने ईसा मसीह को सूली के बाद मैरी की गोद में लेटे हुए दिखाया था। और दूसरा इसने एक चित्र बनाया था द लास्ट जजमेंट, अंतिम फैसला। ये सेंट पीटर चर्च के गुंबद पर बनाया हुआ था, जो उसका जो ऊपर गोलदारा होता है ना उसकी छत पर बना हुआ था। तो माइकल एंजेलो बता दोगे एक मूर्तिकार और चित्रकार है। इसने एक तो मूर्ति बनाई है दीपाइटा और एक चित्र बनाया है द लास्ट जजमेंट। अगला मैकियावेली भी पुनर्जागरण था, विद्वान था। इसने किताब लिखी थी मैकियावेली ने द प्रिंस। इस पुस्तक में उसने कि एक राजतंत्र ही लोगों को सुरक्षित कर सकता है। न्यूटन कौन था? अगर हम कह सकते हैं कि न्यूटन 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड का एक महान वैज्ञानिक था। इसने किताब लिखी है प्रिंसिपिया मैथमेटिका।
प्रिंसिपिया मैथमेटिका किताब लिखी है। इसमें इसने क्या कहा, गुरुत्वाकर्षण के बल के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था और कहा था कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी वस्तुएं नीचे आती हैं। इसमें हम एक और कर सकते हैं कि इसाबेला कौन थी। तो इसाबेला जो थी वो स्पेन की महारानी थी। इसने अपने देश के नाविकों को अलग अलग मार्गों की खोज करने के लिए भेजा था। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई है? 1540 में। मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। इसने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। कौन था? तो गुटेनबर्ग जो है ये छापे खाने का आविष्कार है। 1455 ईस्वी में इसने छापे खाने का आविष्कार किया था। आविष्कारक किसको माना जाता है? तो गुटेनबर्ग को। कब किया है? इसने 1455 में। और कहाँ का था ये? जर्मनी का था। इसके बाद क्या विज्ञान पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ था? तो इसके लिए हम कुछ खोज बताएंगे। एक तो जैसे हम बता सकते हैं कि भौगोलिक खोज हुई थी, जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। एक मैगलन पुर्तगाल का नाविक था। पृथ्वी की खोज का श्रेय मैगलन को ही दिया जाता है। यात्रा की थी और पृथ्वी की खोज की थी इसने। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था ये, और इसने देखा था सबसे पहले पृथ्वी का प्रशांत महासागर को भी नाम दिया था उसने। क्या? प्रशांत महासागर जो है अन्य सागरों से शांत है, इसलिए इसका नाम इसने क्या रखा था? प्रशांत महासागर रखा था। दूसरा साल में रॉयल सोसाइटी, लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1662 में। और फ्रांस में पेरिस एकेडमी की स्थापना हुई थी 1666 ईस्वी में। इसके अलावा पुनर्जागरण काल में इसने कैबेट ने अफ्रीका की खोज की थी और लेब्राडोर ने किसकी खोज की थी? लेब्राडोर ने चीन की खोज की थी। मैगलन ने पृथ्वी की खोज की है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। पृथ्वी की खोज चारों तरफ समुद्र के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला है वो मैगलन है। और प्रशांत महासागर का नाम भी केपलर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उसने लिखी थी कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। केपलर के बारे में हम कर चुके हैं कि केपलर ने कौन सी किताब लिखी है? तो कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री किताब लिखी है। एक इसके अंदर हो सकता है कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं थी। जहां निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति जो थी वो सामान्य थी, वहीं उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सामान्य वर्ग की महिलाएं घरेलू कार्य करती थी, वो पुरुषों के साथ मिलकर काम करती थी, अपने परिवार को संभालती थी, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। वहीं जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। वो मानी हुई वैज्ञानिक, मतलब उस टाइम पर वैज्ञानिक थी। व्यापारिक महिलाएं भी हुई थी जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में व्यापार को संभाला था। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में राजपाट को भी संभाला था। इसमें जो स्पेन की महारानी थी इसाबेला, इसका हम उदाहरण दे सकते हैं। ये मंटुआ की निवासी थी और इसने जो है अपने पति की अनुपस्थिति में मंटुआ पर शासन तो स्पेन पर शासन किया था। तो इस प्रकार से जहाँ उच्च वर्ग की महिलाएं थी उनको स्वयंवर चुनने का अधिकार था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था, वो अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी भी थी। इसके अलावा वो शिक्षा ग्रहण भी कर सकती थी, पति की अनुपस्थिति में व्यापार और शासन को भी संभाल सकती थी। वहीं निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ महिलाएं ऐसी थी निम्न वर्ग की जिनके अगर दहेज नहीं होता था, दहेज देने की प्रथा थी उस टाइम भी, अगर दहेज नहीं होता था तो दहेज के अभाव में वे पुरोहित बन जाया करती थी। पुरोहित की शादी नहीं होती करते थे ना, तो मठों में भिक्षु भिक्षुणी का या पुरोहित का काम वो करती थी। तो इस